वो बोला, क्या आप माइक थ्रेशर को जानते हैं? मैंने पूछा, कौन माइक थ्रेशर? वो बोला, जहाज का एक मुसाफिर है, भारी बदन और गंजे सर वाला। कहते हैं इस्राएली हट धर्म है, वो कभी हाईजैकर्स के मुतालिबात नहीं मानेंगे, बिलाखिर जहाज को तबाह कर दिया जाएगा। फिर मैंने टक्कर मारने वाले को देख लिया, वो वही गंजे सर का मालिक था। कवि हैकल गंजे ने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे पूरी कुव्वत से घसीटा। सुबह सादिक की रोशनी फजाए बसीत पर फैलती चली गई और थोड़ी देर के बाद सूरज ने मशरिक से सर उभारा। रेगिस्तान रोशन हो गया। ताहद निगाह खामोशी और सन्नाटे का राज था। रेत के टीले आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते जा रहे थे। 2 एयर होस्टेस भेजी गईं और उन्होंने नाश्ते का इंतजाम कर लिया। मुसाफिर रात के भूखे थे, इसलिए किसी ने नाश्ते से इनकार न किया। कुछ देर के बाद सईद अपने 2 साथियों के साथ तैयारे में आया। उसने मेरी जानिब कोई जरा भी तवज्जो न दी। वो लोग किचन में दाखिल हो गए और शायद सामान खुर्तनोश का जायजा लेने लगे। फिर कुछ पैकेट उठाकर बाहर निकल गए। एक हाईजैकर बदस्तूर तैयारे में मौजूद था और पूरी तरह मुस्तैद था। गालिबन उसे मेरे बारे में बता दिया गया था, क्योंकि 2-3 बार मुस्कुराती निगाहों से उसने मुझे देखा था और उन आंखों में शिनासाई की चमक मौजूद थी। वक्त गुजरता रहा। दिन को तकरीबन 11 बजे सहरा में कुछ गाड़ियां नमूदार हुईं। ये चंद ट्रक थे और 2 जीपें थीं। मैं तैयारे की सीढ़ियों पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। मैंने फिदायीन में कुछ हलचल सी देखी। वो सब सिमट कर तैयारे के पास पहुंच गए। पायलट वगैरह अब भी उस इमारत में मौजूद थे। हम दूर से उन गाड़ियों को करीब आते देखते रहे। कुछ देर के बाद वो तैयारे से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर रुक गईं। फिर उनसे कुछ फौजी नीचे उतरे। ये यहूदी सिपाही थे और गाड़ियों पर इस्राएली झंडे साफ लहरा रहे थे। फिदायीन खामोशी से उनकी कार्रवाइयां देखते रहे। उनसे मुज़ाकरात का इंतजाम कर लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई और तहरीक नहीं हुई थी। दफतन मैंने सितारा कैफ को देखा, जो इशारे से मुझे बुला रही थी। ये लोग तैयारे की दुम के पास बैठे हुए थे और एक कवि हैकल शख्स के सामने एक ट्रांसमीटर मशीन रखी हुई थी। मैं उनके पास पहुंचा तो कवि हैकल शख्स उठ खड़ा हुआ। बोला, मुझे महमूद जालूद कहते हैं। मैंने कहा, बड़ी मुसरत हुई आपसे मिलकर। उसने कहा, मुझे भी। और फिर हम दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसी वक्त मशीन पर एक इशारा मौसूल हुआ और जालूद हाथ उठाकर बोला, बस 1 मिनट, जरा देखूं कि ये लोग क्या कहते हैं। मैंने सर को जुम्बिश देते हुए कहा, जरूर। और महमूद जालूद ने मशीन के चंद बटन ऑन कर दिए। दूसरी तरफ से आवाज उभरी, हेलो। वो बोला, महमूद जालूद मुखातिब हैं। पूछा गया, तुम्हारा ताल्लुक कौन से ग्रुप से है? महमूद ने जवाब दिया, PNLP से। पूछा गया, क्या चाहते हो? महमूद ने कहा, जॉर्ज हिबाश के उन 8 साथियों की रिहाई जो तेल अवीव जेल में मौजूद हैं। पूछा गया, उसके अलावा और कुछ? महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस फिल वक्त यही हमारा मुतालिबा है। दूसरे मामलात के लिए हमारी मुलाकातें आइंदा भी होती रहेंगी। पूछा गया, तैयारे के मुसाफिरों की तादाद कितनी है? महमूद की जानिब से कहा गया, 218। पूछा गया, उनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है? महमूद ने कहा, हाँ। फिर कहा गया, मुसाफिरों में कोई काबिल जिक्र हस्ती? महमूद ने कहा, हाँ, एक अजीम शख्सियत मौजूद है। बाकी के म्यारे जिंदगी का तुम खुद अंदाजा कर सकते हो। पूछा गया, कौन है वो? महमूद ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, स्विट्जरलैंड के अरबपति मिकाइल पार्कर की बेटी एनी पार्कर। मेरे ख्याल में ये नाम तुम्हारे लिए चौंका देने वाला होगा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। चंद लम्हे गुजरने के बाद फिर कहा गया, तेल अवीव तुम्हारे मुतालबे पर गौर कर रहा है। तुम्हें दी हुई मोहलत में तौसी करनी होगी। जालूद ने पूछा, कितनी मोहलत चाहते हो? दूसरी तरफ से कहा गया, कम से कम 3 दिन। महमूद ने कहा, यह मुमकिन नहीं, हमारे पास खुराक बहुत कम है। कहा गया, इसका कोई इंतजाम कर दिया जाएगा। महमूद ने कहा, तेल अवीव इस सिलसिले में तसाहुल से काम क्यों ले रहा है? कहा गया, इसलिए कि जॉर्ज हिबाश के गोरिलों को तेल अवीव जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। महमूद ने पूछा, कहाँ? उसके लहजे में तशवीश की झलक नुमाया थी, मगर फिर भी वो अपने आहनी अज़ाइम का इजहार कर रहा था। आवाज आई, ये बताना मुमकिन नहीं। महमूद ने कहा, ठीक है, अगर खुराक मुहैया कर दी जाए तो हम इंतजार कर सकते हैं। कहा गया, 3 अफराद तुम्हारे पास भेजे जा रहे हैं। जहाज के मुसाफिरों की फहरिस्त उन्हें पेश कर दो। महमूद ने जवाबन कहा, नहीं, सिर्फ एक आदमी भेजा जाएगा। कहा गया, ये तीनों गैर मुसल्लह होंगे और जिस जीप में ये लोग आएंगे तुम उसकी तलाशी ले सकते हो। महमूद ने फिर कहा, सिर्फ एक शख्स आएगा और वो भी पैदल। फासला इतना ज्यादा नहीं है। बहुत वाज़े लहजे में कहा जा रहा है कि तुम में से कोई भी उस फासले को कम करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी तरफ से पूछा गया, आखिर तुम्हें 3 अफराद की आमद पर क्या एतराज है? महमूद ने कहा,
मैं कह चुका हूं कि सिर्फ एक आदमी। ये कहते ही उसने मशीन बंद कर दी। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बोला, एनी पार्कर का नाम बहुत दिलकश है इनके लिए। तुमने वाकई हमें एक अजीम तोहफा पेश किया है अली। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर महमूद, मुझे आपके इस अंदाज़े पजीराई से नाकाबिले बयान खुशी का एहसास हो रहा है। वक्त गुजरता रहा। तमाम हाईजैकर्स बेहद मोहतात और चाको चौबंद नजर आ रहे थे। हर समत का जायजा लिया जा रहा था। वो दुश्मन की किसी भी हरकत का भरपूर जवाब देने के लिए सरबकफ बैठे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद एक इस्राएली अफसर दोनों हाथ बुलंद किए उस तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसकी रफ्तार मामूल से ज्यादा तेज थी। फिदाइन बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी के साथ उसे देखते रहे। फिर दो फिदाइन उसके लिबास की तलाशी लेने लगे। इस मरहले से गुजरने के बाद वो लोग उसे अपने हमरा लेकर महमूद के पास पहुंच गए। महमूद ने आने वाले से दरियाफ्त किया, तुम्हारा नाम क्या है? तेल अवीव के नुमाइंदे ने जवाब दिया, राफिन फैल्कन। महमूद ने पूछा, तुम्हारा ओहदा क्या है? आने वाले ने कहा, इसराइली फौज में मेजर हूँ। महमूद ने कहा, तो फिर आओ, मैं तुम्हें तैयारे की सैर करवा दूं। तुम्हें उन लोगों से मिलकर खुशी होगी। वैसे तुम सादा लिबास में क्यों आए हो? वो बोला, इसकी कोई खास वजह नहीं। महमूद ने कहा, ये नामुमकिन है। तुम लोग बिला सबब एक कदम भी नहीं उठा सकते। फिर भी हमें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। महमूद चंद दूसरे लोगों के साथ तैयारे की सीढ़ियां तय करने लगा। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था। तैयारे के मुसाफिरों में बदस्तूर बेचैनी फैली हुई थी। उन गरीबुल वतन लोगों ने सहमी हुई निगाहों से आने वालों को देखा था, और जब उन्हें मालूम हुआ कि फिदाइन के दरमियान एक इसराइली अफसर भी मौजूद है, तो औरतें चीख चीख कर रोने लगीं। कुछ मर्दों ने अपने अजियत करब के किस्से सुनाने चाहे, लेकिन यहूदी मेजर घबरा कर बाहर निकल आया। उसके बाद उसे तैयारे के इर्द गिर्द की सिचुएशन बताई गई। वो डायनामाइट दिखाए गए जो तैयारे को उड़ाने के लिए बिछाए गए थे। मेजर उन सारे इंतजामात को देख कर सहम सा गया। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। उसकी आवाज से गहरी तशवीश जाहिर हो रही थी। महमूद ने कहा, तुम्हारी भी कोई गलती इस तैयारे की तबाही में वही किरदार अदा कर सकती है मेजर। गलती किसी से भी हो, गलती ही कहलाती है। हम उस वक्त तक कोई गलती नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी तरफ से किसी अय्यारी का सबूत फराहम न हो जाए। महमूद की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज जुर्रत और बेबाकी का मजहर था। मेजर ने पूछा, तैयारे में खुराक कितनी है? महमूद ने कहा, जितनी चंद घंटों के सफर के लिए हो सकती है। वैसे यहाँ मजीद खुराक मौजूद नहीं। मेजर ने घबरा कर दूसरा सवाल किया, और पानी? महमूद के लहजे में गैर मामूली ठहराव था। बोला, पानी की भी यही कैफियत है। वो अपने आसाब की मजबूती का बार बार मुजाहिरा कर रहा था। मेजर ने कहा, खुद तुम्हारे अपने पास खुराक की क्या कैफियत है? महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक राज है। मेजर ने पूछा, फिर खुराक के यहाँ पहुँचाने का क्या बंदोबस्त किया जाए? महमूद ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उसे उन टीलों के करीब हेलीकॉप्टर से गिरा सकते हो। मेजर ने पूछा, अगर कोई गाड़ी ये खुराक ले आए तो? महमूद ने कहा, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मेजर ने कहा, तुम अपने 2 आदमियों को मेरे साथ भेज सकते हो। जालूद ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। बोला, ये भी मुमकिन नहीं। बिलाखिर इसराइली मेजर ने कहा, ठीक है, मुझे मुसाफिरों की फहरिस्त फराहम कर दो। महमूद जालूद ने कुछ देर के बाद उसे फहरिस्त पेश कर दी। यहूदी मेजर ने एक निगाह फहरिस्त पर डाली और उसके चेहरे से शदीद इस्तराब के तासुरात जाहिर होने लगे। फिर वो उठा और फहरिस्त लेकर चल पड़ा। उसके जाने के बाद महमूद जालूद ने अपने एक साथी से यहूदी मेजर के इस्तराब का तस्करा किया तो वो बोल पड़ा, आपका ख्याल दुरुस्त है जनाब। इन लोगों में कोई ऐसी शख्सियत जरूर है जो इन लोगों के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। यकीनन उसी को देखकर यहूदी मेजर अपने आसाब पर काबू न पा सका। महमूद जालूद ने फिक्रमंद लहजे में कहा, कौन हो सकता है? मुखातिब ने भी अपनी लाइल्मी का इजहार किया। बोला, खुदा जाने। जालूद ने कहा, तुम मुझे उस फहरिस्त की नकल दोबारा फराहम कर दो, मैं गौर करूंगा। उसके साथी ने अपने सर को असबात में जुम्बिश दी और फिर गहरा सुकूत छा गया। बड़ा सनसनीखेज माहौल था। सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर इसराइली फौजी मौजूद थे। वो शदीद गुस्से के आलम में पेचोताप खा रहे थे, लेकिन मजबूर थे। इसराइली मेजर तमाम सूरत हाल का जायजा लेकर गया था। उसने उन लोगों को बता दिया होगा कि तैयारे के मुसाफिरों की जिंदगी बारूद के ढेर पर बसर हो रही है। उंगली की एक जुम्बिश से उनके जिस्मों के टुकड़े मीलों तक फैल जाएंगे। वो लोग फौरी तौर पर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। शाम को 4 बजे एक हेलीकॉप्टर फजा में नजर आया। उसने नीची परवाज की और मुजाहिदीन किसी हादसे के लिए तैयार हो गए, मगर चंद लम्हों के बाद ही वो हेलीकॉप्टर उन टीलों की तरफ बढ़ गया जहां ग़िज़ा गिराने की हिदायत की गई थी। हेलीकॉप्टर ने कई कार्टन फेंके। प्लास्टिक की बोतलें भी नीचे फेंकी गईं, जिनमें पानी साफ नजर आ रहा था। उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस चला गया। मुजाहिदीन जाकर वो कार्टन उठा लाए। उनमें आला किस्म की ग़िज़ाएं, सिगरेटों के पैकेट, कॉफी के डिब्बे और डबल रोटियां मौजूद थीं।
फलस्तीनियों के होशमंद रहनुमा ने फौरी तौर पर हुक्म दिया कि इन ग़िज़ाओं में से एक जर्रा भी फिदाइन इस्तेमाल न करें, बल्कि जहाज के किचन से जो कुछ महफूज कर लिया गया है वही इस्तेमाल करते रहें। किसी ने इस बारे में भी कोई सवाल न किया और इस हिदायत की पूरी पाबंदी की गई। फिर मुसाफिरों को यहूदियों की फराहम करदा ग़िज़ा पेश की गई और जो कुछ बच गई उसे सुबह के नाश्ते के लिए महफूज कर लिया गया। रात के 9 बजे के करीब महमूद जालूद ने मुझे तैयारे से बुलाया। उस वक्त सईद, सितारा और 2 नामालूम अफराद भी मौजूद थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज की शब आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी मिस्टर अली। मैंने कहा, ज़हे नसीब। इस एतमाद ने मुझे नई तक़वियत बख्शी है। मेरे लहजे से ममनूनियत का इजहार हो रहा था। वो बोला, क्या आप माइक थ्रेशर को जानते हैं? मैंने पूछा, कौन माइक थ्रेशर? वो बोला, जहाज का एक मुसाफिर है, भारी बदन और गंजे सर वाला। हमारे नजदीक ये शख्स मशकूक है। मैंने कहा, मैंने उस शख्स को देखा जरूर है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं थी। मुझे उसका बालों से साफ चिकना सर याद रह गया था। वो बोला, 11 बजे तक आप तैयारे में आराम करेंगे और फिर 11:30 बजे से 2 बजे तक आपको ड्यूटी अंजाम देना होगी। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, बसरो चश्म। वो बोला, इस दौरान माइक थ्रेशर पर गहरी निगाह रखें। मैंने इस सिलसिले में दूसरे लोगों को भी होशियार कर दिया है। मैंने कहा, ठीक है, और वापस तैयारे में आ गया। माइक थ्रेशर अपनी सीट पर मौजूद था और आंखें बंद किए एक हाथ से खोपड़ी सहला रहा था। एनी मुझे देखते ही रो पड़ी, पेड्रो डार्लिंग। ये कहते कहते वो अचानक रुक गई। उसे याद आ गया था। फिर वो मुझे मेरे दूसरे नाम से मुखातिब करते हुए बोली, आरमार्क। मैं क्या करूं? मैं सख्त परेशान हूं। मुझे भी बाहर ले चलो, यहाँ मेरा दम घुटा जा रहा है। मैंने आहिस्ता से कहा, हौसला रखो एनी, वो लोग तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर तुमने बाहर कदम निकाला तो वो बेदरीग गोली मार देंगे। एनी सिसकियां लेने लगी। बोली, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये लोग बड़ी दिल दहला देने वाली बातें करते हैं। कहते हैं इसराइली हट धर्म है, वो कभी हाईजैकर्स के मुतालिबात नहीं मानेंगे। बिलाखिर जहाज को तबाह कर दिया जाएगा और मुसाफिर अपनी जानों से महरूम हो जाएंगे। मैं उनकी बातें सुनकर कांप जाती हूँ। इस वक्त मुझे तुम्हारी शदीद जरूरत महसूस हो रही है पेड्रो। मैंने कहा, फिर पेड्रो? बोली, सॉरी आरमार्क, मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ। बेचारे मिस्टर थ्रेशर मेरी दिलजोई करते रहते हैं, वरना यहाँ मेरा कोई हमदर्द नहीं है। सब अपनी अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं। मैंने तेज नजरों से उसे देखते हुए पूछा, मिस्टर थ्रेशर? बोली, वो जो अपनी सीट पर आंखें बंद किए बैठे हैं, वो गंजे सर वाले। मैंने कहा, ओह, तुम्हारी दोस्ती हो गई है उनसे? बोली, हमदर्द इंसान हैं, खुद आए थे मेरे पास। मैंने रस्मी अंदाज में पूछा, क्या कह रहे थे? बोली, मेरी दिलजोई कर रहे थे। बेहद नफीस इंसान हैं पेड्रो। मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। दरअसल मैंने खुद ब खुद ऐसा नहीं किया। उन्होंने तुम्हारे मुताल्लिक इस तरह सवालात किए कि मैं बेइख्तियारी के आलम में हकीकत बयान करने पर मजबूर हो गई। मैंने कहा, मुझे तुमसे ऐसे ही किसी कारनामे की तवक्को थी यानी। बहरहाल अब मैं इस सिलसिले में जरा भी फिक्रमंद नहीं। वो बोली, तुम नाराज हो गए आरमार्क? मैंने कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। वैसे खुद उनके बारे में तुम क्या जानती हो? बोली, कुछ भी नहीं, मैंने उनसे पूछा ही नहीं, बस वो मिस्टर थ्रेशर कहलाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम खुद को संभालने की कोशिश करो, मैं तुम्हें हालात से बाखबर रखूंगा। मिस्टर थ्रेशर से दोस्ती में कोई हर्ज नहीं है, उनसे मिलती रहो। मैंने बड़ी मोहब्बत से एनी को मशवरा दिया। एनी खामोश हो गई। मैंने भी आंखें बंद कर ली। सर घूम रहा था। इस दौरान सुकून की नींद नसीब नहीं हुई थी। रात को जाकर ड्यूटी देनी थी, इसलिए जहन को सुकून देने की कोशिश करता रहा। काफी देर गुजर गई तो मैं अपनी जगह से उठा और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था कि अकब से किसी ने धक्का दिया और मैंने बमुश्किल तमाम खुद को सामने की दीवार से टकराने से रोका, वरना शक्ल बिगड़ कर रह जाती। मेरे अकब में बाथरूम का दरवाजा बंद हो चुका था और फिर एक जोरदार टक्कर मेरे सीने पर पड़ी और पसलियों में शदीद तकलीफ महसूस होने लगी। फिर मैंने टक्कर मारने वाले को देख लिया। वो वही गंजे सर का मालिक था। कवि हैकल गंजे ने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे पूरी कुव्वत से घसीटा, लेकिन अब वो आसानी से अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। मैंने अपना बदन ढीला छोड़ दिया और उस पर जा पड़ा। ये बात उसकी तवक्को के खिलाफ थी। मेरा वजन उस पर पड़ा तो वो तवाजुन खो बैठा। फिर दूसरे ही लम्हे मेरा घूंसा उसकी नाक पर पड़ा। वो दरवाजे के पास से हटने की कोशिश कर रहा था कि मैं दोबारा उससे जा टकराया। नाक से मुसलसल खून बह रहा था, जिसके बायस उसका चेहरा बेहद खौफनाक हो गया था। यकायक एक खौफनाक गुर्राहट उसके हलक से निकली और वो झुककर किसी बैल की मानिंद मुझ पर हमलावर हुआ। उसने दोबारा मेरे सीने पर टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सर झुकाकर अपने बदन को आगे बढ़ाया, मैंने तौलिया लटकाने वाला हैंगर पकड़कर झूलते हुए एक लात उसके मुंह पर रसीद कर दी, जो कि जुजित्सु का एक दाव था। वो उलटकर नीचे गिर पड़ा। जगह तंग थी, वरना उस देवनुमा इंसान से जीतना इतना आसान नहीं था।
وہ کسی قدر بھاری بدن کا مالک تھا اور میں اس کی بنسبت کافی ہلکا پھلکا، اسی لیے آسانی سے حرکت کر رہا تھا اور اسے اپنے جسم کو ادھر ادھر گردش دینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے تولیہ لٹکانے کے مضبوط ہینگر کے سہارے کو غنیمت سمجھا اور اسے پکڑ کر دوبارہ اچھلا۔ اس مرتبہ میں نے اس کی دونوں پنڈلیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ پھر میں نے مسلسل آوازیں سنی۔ باہر سے باتھ روم کا دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ ایک سخت آواز میں کہا جا رہا تھا، دروازہ کھولو ورنہ اسٹین گن سے فائرنگ شروع کر دی جائے گی۔ دروازہ کھولو اور اپنے عبرتناک انجام کو دعوت نہ دو۔ میں تھریشر کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنے لگا، مگر پنڈلیوں پر برسنے والی ضربوں نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا۔ وہ اٹھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اس کوشش میں اسے کسی طرح بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کے لیے اس کے پاس سے گزرنا ضروری تھا اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس کے نزدیک سے گزرا تو وہ یقیناً میری ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بار پھر میں نے وہی ہینگر پکڑ لیا اور اس کی توجہ بٹانے کے لیے اچھل کود شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر بدحواسی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ اندازہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس بار میں کہاں ضرب لگاؤں گا۔ میں نے دھوکہ دینے کے لیے اس انداز میں پاؤں چلائے جیسے دوبارہ اس کی پنڈلیوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ دھوکہ کھا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی پنڈلیاں سکوڑ کر ان پر اپنے بدن کو جھکا لیا اور میں یہی چاہتا تھا۔ میری زبردست ٹھوکر اس کی پیشانی پر پڑی اور وہ پھر الٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے پھلانگ کر دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر 4 ہائی جیکرز موجود تھے۔ ان میں سے 2 نے مسافروں پر اسٹین گنیں تان رکھی تھیں اور 2 دروازے کے سامنے موجود تھے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ پیچھے ہٹے، لیکن مجھے باہر نکلتے دیکھ کر ان کے چہروں پر سکون کے آثار نظر آئے۔ تمام مسافر پریشان نظروں سے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہائی جیکرز اندر گھس گئے اور پھر وہ گنجے تھریشر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ صورتحال انہیں معلوم ہو گئی تھی۔ مسافروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں باتھ روم میں داخل ہو رہا تھا کہ تھریشر اپنی جگہ سے اٹھا اور دوڑتا ہوا باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر باتھ روم کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد کے حالات مسافروں کو معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ کچھ معلوم کرنے کے لیے دونوں ہائی جیکرز نے ٹھوکریں مار مار کر تھریشر کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، لیکن تھریشر کے انداز سے عجیب سی کیفیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہائی جیکرز کی مسلسل اور خوفناک ضربوں کے باوجود اس نے ایک بار بھی آواز نہیں نکالی تھی، بلکہ آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑاتا رہا۔ تب ایک ہائی جیکر نے بڑی بے دردی سے اس کا گریبان پکڑا اور اسے بٹھا دیا۔ پھر کرخت لہجے میں بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ ہائی جیکر کی آواز شعلہ بار تھی۔ تھریشر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، فیڈرل کیسٹرو زندہ باد، اور جواباً دوسرے ہی لمحے ہائی جیکر کا زوردار گھونسا اس کے منہ پر پڑا۔ واضح جواب دو ورنہ تمہاری پیشانی میں سوراخ کر دیا جائے گا۔ ہائی جیکر کے ہونٹوں سے نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ تھریشر بولا، میں ابلیس ہوں، براہ راست آسمان سے نازل ہوا ہوں۔ تم لوگ میری اطاعت کرو، میں تمہارا رہنما ہوں۔ تم لوگ میری پیروی کرو، میں تمہارا روحانی پیشوا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک انگلی اٹھا کر کہا۔ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ ہائی جیکر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے سرگوشی کرتے ہوئے دوسرے سے کہا، شاید اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ دوسرے ہائی جیکر نے کہا، یہی بات ہے۔ میں بھی تھریشر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے سوچا ممکن ہے میرے پاؤں کی ٹھوکروں سے اس کا دماغ الٹ گیا ہو۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ہوش مندانہ گفتگو کرے، لیکن تھریشر نے قاعدے کی کوئی بات نہیں کی۔ بالآخر ہائی جیکرز اسے جہاز سے اتار کر نیچے لے گئے۔ تھریشر بڑے اطمینان سے نیچے آیا اور زمین پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ ریاضت میں مصروف ہو۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ہائی جیکرز ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ میں بھی نیچے آ گیا تھا۔ ہائی جیکرز ابھی تک تھریشر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے اور میرے اپنے ذہن میں تھریشر کے متعلق عجیب و غریب خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ محمود جالود کافی فاصلے پر کھڑا ان ہنگاموں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک براہ راست ان ہنگاموں میں مداخلت نہیں کی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ اس دوران وہ دوسرے ہائی جیکرز کو ہدایات دیتا رہا۔ جیسے ہی میں نزدیک پہنچا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ محمود نے سوال کیا، کیا معاملہ تھا؟ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر میں نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ محمود جالود گہری نگاہوں سے مائک تھریشر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، یہ شخص بہت مشکوک ہے۔ ممکن ہے اس نے یہ حرکت اس لیے کی ہو کہ ہائی جیکرز کی توجہ اس نئے ہنگامے کی طرف مبذول ہو جائے اور ادھر اسرائیلی اس جہاز پر حملہ کر دیں۔ یہ نازک اور پیچیدہ صورتحال میرے پیش نظر تھی، اس لیے میں نے صرف 2 آدمیوں کو ان ہنگاموں سے نمٹنے کے لیے اوپر بھیج دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، ممکن ہے ایسا ہی ہو، کیونکہ میرے ذہن میں کچھ اور اندیشے ابھر رہے تھے۔
میرے خیال میں مائک تھریشر کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ وہ نیا ہنگامہ کھڑا کر کے اسرائیلی فوجیوں کو جہاز پر حملہ آور ہونے کا موقع دے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اینی پارکر سے وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ یقینی طور پر وہ صرف میری ہی ذات سے دلچسپی رکھتا تھا، مگر کیوں؟ میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار محمود جالود سے نہیں کیا اور اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حالات پرسکون ہو گئے تھے۔ محمود کے اشارے پر تھریشر کے دونوں ہاتھ اس کی پشت سے باندھ دیے گئے اور دونوں پیروں کو بھی مضبوط رسیوں سے جکڑ کر اسے طیارے کے نیچے پہنچا دیا گیا، مگر اس طرح کہ وہ اب اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کارروائیوں سے فارغ ہو کر میں اوپر آ گیا اور اینی پارکر کے پاس بیٹھ گیا۔ اینی نے حسب توقع میرا دماغ چاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے مسٹر تھریشر کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی۔ میں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو کہ مسٹر تھریشر نے تم سے کیا گفتگو کی۔ اس نے چونک کر پوچھا، پیڈرو کیا تم میری طرف سے مشکوک ہو رہے ہو؟ میں نے کہا، تم خود سوچو اینی، اس شخص نے تم سے میرے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ اینی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تو کیا تمہارے خیال میں میں نے اسے اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا؟ میں نے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ وہ مجھے کافی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولی، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو یقین کرو میں اسے اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دیتی۔ کتنا لمبا چوڑا آدمی تھا وہ، لیکن تم نے تو پیڈرو اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ میں نے اسے بغور دیکھا، اس کی حالت بہت شکستہ نظر آ رہی تھی۔ اینی اس طرح میری بہادری کا اعتراف کر کے میرے ذہن سے ناگوار تاثرات کو زائل کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جواب میں کچھ نہ کہا، لیکن مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔